हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखते हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। अभी तक हम लोगों ने देखा उत्तर वैदिक काल में बड़े बड़े कबीले थे जो कि जनपद का निर्माण कर रहे थे। अब ये जो जनपद थे आपस में आर्यों का विलीनीकरण होता है और जो जनपद होते हैं महाजनपद के रूप में विकसित होते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का प्रयोग देखा गया और लोहे का प्रयोग होने से जो फसल थी वो ज्यादा होने लगी और फसल ज्यादा होने से जो है धन धान्य में वृद्धि हुई, वाणिज्य व्यापार में वृद्धि हुई और जो है हथियारों का भी निर्माण होने लगा, जिससे क्षत्रियों के जो ताकत थी वो बढ़ी क्योंकि अब लोहे के हथियार थे। तो अपने क्षेत्र को विस्तारित करना भी आसान हो गया। इस प्रकार जो है भारत में 16 महाजनपदों का निर्माण जो है किया गया। इसका जो इसका जो उल्लेख है वो अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ है जिसके बारे में बताते हैं। तो बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय और महावस्तु में इसका जिक्र आता है। वहीं पर भगवती सूत्र जो कि जैन ग्रंथ है उसके अंदर भी 16 जनपद का वर्णन दिया गया है। इसमें जो काशी है, काशी की राजधानी वाराणसी है और इसका जो सबसे शक्तिशाली राजा वो ब्रह्मदत्त हुआ करता था। कौशल की बात करें तो कौशल में श्रावस्ती था, श्रावस्ती इसकी राजधानी हुआ करती थी और रामायण के समय में ये राजधानी जो राज्य की राजधानी थी वो अयोध्या हुआ करती थी। इसकी जो सीमा थी वो नेपाल से लेकर दक्षिण की सई नदी तक का फैली हुई थी। अंग की बात करें तो अंग की राजधानी चंपा थी और चंपा नगरी जो है वैभव और वाणिज्य व्यापार के लिए प्रसिद्ध मानी जाती थी। मगध जिसकी राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी, बाद में इसका नाम बाद में जो इसकी राजधानी होती है वो पाटलिपुत्र कर दी जाती है। और उत्तर भारत का ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली राज्य था। इसके बारे में हम लोग आगे विस्तार से भी पढ़ेंगे। वज्जी की बात करें तो वज्जी 8 राज्यों का एक संघ हुआ करता था। बुद्ध के समय में एक बहुत शक्तिशाली संघ हुआ करता था। मल्ल जो है वो भी एक प्रकार का संघ था और जो वहां के जो राजा थे वो औकात हुआ करते थे। चेदी या चेती इसकी जो राजधानी थी वो सुक्तिमती हुआ करती थी। महाभारत के समय में जो है इसके जो शासक हुआ करते थे शिशुपाल हुआ करते थे, जिनका वध जो है कृष्ण ने किया था। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी और इसका शासक प्रसिद्ध शासक जो उदयन था। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल जिसको कि पांचाल इसकी राजधानी जो है ऐछन थी। ये उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल दो भागों में बटा हुआ था। उत्तरी पांचाल की राजधानी ऐछन और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य हुआ करती थी। मत्स्य या मत्स्य इसकी राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा थी और बुद्ध काल में यहाँ का राजा अवंतीपुत्र था जो कि बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक माना जाता था। अस्मक की बात करें तो अस्मक एक ऐसा महाजनपद था जो कि जिसकी राजधानी पोतन हुआ करती थी और ये इक्ष्वाकु वंशी शासकों के द्वारा शासित प्रदेश था। अवंती दो भागों में बटा था। उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी जो अवंती थी उसकी राजधानी महिष्मती थी। यहाँ लोहे की खानें पाई जाती थी और लोहार जो थे यहाँ पर शस्त्र निर्माण किया करते थे, जिसकी वजह से ये जो प्रदेश था बहुत ज्यादा समृद्ध हो गया। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी और ये व्यापार के साथ साथ शिक्षा का भी एक प्रमुख केंद्र बन गया। कंबोज की राजधानी हाटक थी और ये जो प्रदेश था उच्च क्वालिटी के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। राजतंत्र और गणतंत्र, राजतंत्र और गणतंत्र में थोड़ा सा अंतर होता है। वो क्या अंतर होता है कि राजतंत्र में जो शासक होता है वो कृषकों के द्वारा वसूले गए जो कर होते हैं उनका एकमात्र जो है अधिकारी होता था और राजा को जो पद हुआ करता था ये कुलीन पद हुआ करता है, वंशानुगत पद हुआ करता है। वहीं पर जो गणतंत्र है वहां पर जो कर वसूला जाएगा उस पे ऊपर जो है गांव का जो प्रमुख होगा उसका अधिकार होता है। तो राजतंत्र में एक जो गणतंत्र है वहां पर
जो राजतंत्र है वहां पर एक विशेष प्रकार की सेना होगी, उसका जो प्रमुख होगा वो राजा होगा। लेकिन जब गणतंत्र की बात आएगी तो यहाँ पर जो सेना का निर्माण समय पर किया जाएगा, उसका प्रबंधन अलग तरह से होगा। राजतंत्र में जो ब्राह्मण थे वो प्रभावशाली हुआ करते थे, गणतंत्र में ब्राह्मणों का प्रभाव कम देखने को मिलता है। राजतंत्र में जो निर्णय की प्रक्रिया होती है वहां पर केवल एक व्यक्ति शासक के द्वारा ही की जाती है, और गणतंत्र में जो कुलीनों की जो समिति हुआ करती थी वो समिति वो जो है निर्णय लिया करती थी। बुद्ध के समय में 10 गणतंत्र हुआ करते थे, और ये कपिलवस्तु, सुषमुमारा, अकल्प, केशपुत, रामग्राम, कुशीनारा, पावा, पिल्ली वन, वैशाली और मिथिला, तो ये जो थे ये उस समय के जो है गणतंत्र हुआ करते थे। इसमें हम लोग समझते हैं जो मगध साम्राज्य है उसका उत्कर्ष होता है, और मगध साम्राज्य 16 जनपदों में से एक बहुत ही विशाल और शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। भारत का ये सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राज्य था, और दक्षिण बिहार में ये कुल मिला के स्थित था। ये पटना और गया ये इसके अंतर्गत ही आते थे। भगवान बुद्ध, बृहदत्त, जरासंध ये सभी राजा जो थे वो यहाँ से ही संबंधित थे। मगध वंश के प्रमुख राजाओं की बात करें, प्रमुख वंश की बात करें, तो यहाँ पर प्रमुख वंश हर्यक वंश था, जो कि 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक का हुआ करता था। इसका जो प्रमुख शासक था वो बिंबिसार हुआ करता था। एक महान शक्तिशाली राजा हुआ करता था, और इसको हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया। 15 वर्ष की उम्र में इसने साम्राज्य की बागडोर संभाली, और 52 वर्षों तक का इसने शासन किया। इसको श्रेष्ठक भी कहा जाता है जैन साहित्य में। और इसने बिंबिसार ने अपने वैवाहिक संबंधों के द्वारा इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसकी जो पहली पत्नी थी वो महाकौशला थी, जिससे जो कौशल राज की पुत्री हुआ करती थी और प्रसन्नदेव की बहन थी। इसको दहेज में काशी का प्रांत मिला, और साथ में यहाँ पर इसको 1 लाख रुपए की वार्षिक आय इस प्रदेश से होती थी। दूसरी पत्नी वैशाली, जो कि लिच्छवी की राजकुमारी चेलना थी, और इससे जो है अजातशत्रु जो इसके आगे का राजा है उसका जो है जन्म होता है। तीसरी पत्नी क्षेमा थी, जो कि पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी हुआ करती थी। तो इस प्रकार से इन सभी साम्राज्यों में उसके जो है सत्ता स्थापित हुई। बिंबिसार को वैवाहिक संबंधों की वजह से उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में अपना क्षेत्र बढ़ाने का मौका मिला, और इसके बाद जो बिंबिसार ने अंग राज्य को जीत करके मगध में मिला लिया, उससे जो इसका राज्य था और ज्यादा बड़ा हो गया। बिंबिसार अवंती के जो शासक थे जिनका नाम चंद्रप्रद्योत था, उससे मित्रता कर ली, और एक बार चंद्रप्रद्योत जब बीमार होता है तो वो अपने राज्य वैद्य जीवक को उसके इलाज के लिए भी भेजता है। बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु जो है वो 492 ईसा पूर्व में जो है शासक बनता है। अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसन्नजित से युद्ध होता है। बाद में समझौता, इसमें प्रसन्नजित पहले हारता है और बाद में समझौता होता है। प्रसन्नजित अपनी पुत्री का विवाह अजातशत्रु से कर देता है, और जैन मतानुयायी के अनुसार ये कुड़ित कहा जाता है। अजातशत्रु का लिच्छवी से भी युद्ध होता है, और इस युद्ध में रथ मूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया जाता है। अजातशत्रु जो है वो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो होता है वो भी अजातशत्रु के समय में होता है। अजातशत्रु ने कुल मिलाकर 22 वर्षों तक का शासन किया, 32 वर्षों तक का शासन किया, और अजातशत्रु अपने पुत्र उदयन के द्वारा उसी प्रकार से हत्या की जाती है जैसे कि इसने अपने पिता की हत्या की थी। उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर कुसुमपुरा नाम का एक नगर की स्थापना की, और उसी को फिर इसने अपनी राजधानी बनाया। उदयन का जो पुत्र था वो नागदशक, उसको जो है शिशुनाग ने गद्दी से उतार करके
अपना अधिकार कर लिया और एक नए जो है वंश का स्थापना की। इसको जो है शिशुनाग वंश कहा जाता है। जो शिशुनाग वंश है, वहां पर उसका जो प्रमुख शासक है वो शिशुनाग है। और ये जो क्षेत्र था, इसने अवंती और वत्स राज्य पर अधिकार करके मगध में मिला लिया और वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक की जो भूभाग था वो सारा का सारा सम्मिलित हो जाता है। शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जो कि काला अशोक है, वो जो है गद्दी धारण करता है। काला अशोक दिव्यावदान के अनुसार जो है काकवर्ण काले रंग का था। इसके बाद जो काला अशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया और 28 वर्षों तक का यहाँ पर शासन किया। जो दूसरी बौद्ध संगति होती है वो काला अशोक के समय में ही होती है। और इस समय जो दूसरी संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, वो एक स्थविर बोले जाते हैं, दूसरे महासांगिक बोले जाते हैं। बाणभट्ट जिसने कि हर्षचरित की रचना की थी, उसके अनुसार काकवर्ण को अपनी राजधानी में घूमते समय महापदम नंद नामक व्यक्ति ने चाकू मार करके उसकी हत्या कर दी। कालाशोक के 10 पुत्र थे। इन्होंने धीरे धीरे करके 22 वर्षों तक का राज्य किया। इसके बाद जो अगला वंश है वो है नंद वंश। तो नंद वंश का जो संस्थापक है वो महापदम नंद है। और महापदम नंद एक शूद्र था और इसको सर्व छत्रांसक कहा जाता था, क्षत्रियों को नाश करने वाला कहा जाता था। इसने एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की। महापदम के 8 पुत्र थे, उसमें से उसका एक पुत्र था घनानंद। और घनानंद जो है इस वंश का अंतिम शासक घोषित होता है। घनानंद की बात करें तो घनानंद जो है सिकंदर का समकालीन हुआ करता था। और घनानंद जनता के ऊपर उसने बहुत सारे कर लगा दिए थे, जिससे जनता के अंदर जो है असंतोष था। और इसी समय चाणक्य तक्षशिला के आचार्य जो हुआ करते थे, वो घनानंद के दरबार में आते हैं, जिनको अपमानित करता है। और फिर चाणक्य जो है 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर दी और इसके बाद मौर्य वंश की नींव रखी। मौर्यों का जो शासन था वो मगध साम्राज्य पर में चरमोत्कर्ष में पहुंच गया और इस प्रकार मौर्य वंश की स्थापना होती है।